फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन दरोगा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल्स में 50 क्वेश्चन के बारे में बताया है। तो आप सभी लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू इंडिया द्वारा किस वर्ष असम के सोनितपुर जिले में सोनितपुर मॉडल विकसित किया गया? आपने असम के सोनितपुर जिले के बारे में सुना होगा, जहाँ पे मानव हाथी संघर्ष हुआ था और हाथियों की बड़ी मात्रा में मौत हो गई थी। तो जो WWF इंडिया था, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, इसने सोनितपुर मॉडल कब विकसित किया था? तो 2003 और 2004 में। सोनितपुर मॉडल कब विकसित किया गया था? 2003 और 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि ये कई लोगों को नहीं पता होगा। जो इजी होंगे वो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक दो जो शायद क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वो हमें ना आता हो, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? डंपा। डंपा मिजोरम में स्थित है। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? फावंगपुई। फावंगपुई। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी मिजोरम में स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू माउंटेन। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को दूसरे रूप में किस जानते हैं? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन हम लोगों ने सुना है कि मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सामाजिक वानिकीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? सामाजिक वानिकीकरण ये कब सबसे पहले यूज हुआ? 1976 में। जो सामाजिक वानिकीकरण योजना थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आई थी। किसमें आई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, इंदिरा गांधी के समय पे ये स्टार्ट हुआ था, सामाजिक वानिकीकरण 1976 में। तो उसको याद रखिएगा, सामाजिक वानिकीकरण 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झांसी में स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1988 में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, ये वानिकी जरूर याद रखिएगा, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, ये झांसी में स्थित है। ये यूपी के झांसी में स्थित है, जहाँ पे चारागाह अनुसंधान केंद्र भी है। तो कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। और कब स्टार्ट हुआ था? तो 1988 में। अब याद कैसे रखना है? मैंने पहले वीडियो में आपको 1988 से रिलेटेड 2-3 चीजें बताई थी, आप सबको याद है तो प्लीज रिवाइज कीजिए यहाँ पे एक साथ। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1988 में हुआ था। पहली स्वतंत्र भारत की दूसरी राष्ट्रीय नीति भी 1988 में आई थी। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी 1988 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक। यहाँ पे एल्थ मैंने भारत नहीं लिखा है, तो आप याद रखिएगा, इसमें भारत पूछा जा रहा है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की कितनी रैंक है? 8th रैंक है भारत। भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया है जलवायु परिवर्तन में। इस सूचकांक के पहले के 3 जो रैंक है वो खाली रहे हैं। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा स्वीडन, डेनमार्क, इन सबका है। और भारत जो है वो 8th नंबर पोजीशन पे है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक ये प्रदर्शित कौन करता है? तो आपको पता है तो आंसर दीजिएगा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शित कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बॉटनिकल, भारतीय, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। यहाँ पे सर्वेक्षण, सर्वे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय वनस्पति अनुसंधान पूछेगा तो उसका आंसर अलग हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सर्वेक्षण या सर्वे जोड़ दिया तो इसका आंसर अलग हो जाता है। यहाँ पे पूछा है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र, तो वो कोलकाता में है। और स्थापना कब हुई थी? 1890 में। चार कहाँ पर है? कोलकाता में है। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे वनस्पति अनुसंधान केंद्र, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। अगर केवल वनस्पति अनुसंधान केंद्र पूछे तो वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। और वनस्पति सर्वेक्षण अनुसंधान पूछे तो वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। जो मैग्रोव वन है, जो मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है? जो मैग्रोव वन है वहां पे जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है, पारिस्थितिक तंत्र तो किसी भी चीज का हो सकता है, तो जो मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है उनके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर क्या होगा? 26 जुलाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया भी होगा। कई ऐसे लोग होंगे जिसको इसका आंसर भी नहीं पता होगा। मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण
के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? 26 जुलाई। मैंग्रोव जो है वो मतलब भारत की एक बहुत अमूल्य धरोहर है। मैंग्रोव वनों को भारत का गौरव भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन वनों को भारत का गौरव कहा जाता है, तो मैंग्रोव वनों को। और मैंग्रोव हम सबसे ज्यादा पाए कहाँ पे जाते हैं? मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। वहीं वहीं पे गंगा यमुना के डेल्टा में वेस्ट बंगाल के पास मैंग्रोव वन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है, ये सबको पता है। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है हमारा गुजरात। गुजरात आता है मैंग्रोव वनों के मामले में सेकंड नंबर पे। वेस्ट बंगाल में कितने हैं? 2114 किलोमीटर। 2114 किलोमीटर क्षेत्र मैंग्रोव वनों के अंतर्गत है वेस्ट बंगाल में। और गुजरात में कितना क्षेत्र है? 1175 किलोमीटर। गुजरात में मैंग्रोव वनों का कितना क्षेत्र है? 1175 किलोमीटर। और जो राष्ट्रीय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया है 2021 का, जो 17वीं रिपोर्ट है, उसमें क्वेश्चन बनता है कि मैंग्रोव वनों में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो मैंग्रोव किलोमीटर में 17 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। कितने किलोमीटर की मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है? 17 किलोमीटर की। और सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है मैंग्रोव वनों में? तो ओडिशा में। अगर आपसे पूछे मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो उड़ीसा में हुई है। और कितनी हुई है? 8 किलोमीटर। कितना हुई है? 8 किलोमीटर। महाराष्ट्र में भी हुई है। और एक शायद और कोई राज्य है जिसमें मैंग्रोव वनों में वृद्धि देखी गई है। तो 17 किलोमीटर की ओवरऑल मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई है। तो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। और इसको कब डिक्लेयर किया? 2015 में इसको यूनेस्को ने अपनाया। कब अपनाया? 2015 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस है, उसको यूनेस्को ने मान्यता कब दी? तो 2015 में मान्यता दी। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई का बात हुई है, तो आप बताइए कि 29 जुलाई को क्या होता है? तो बाघ दिवस। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है? 29 जुलाई। और राष्ट्रीय बाघ दिवस, जब अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आपको पता है, तो आप बताइए राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 14 फरवरी। 14 फरवरी को राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। बाघ दिवस की बात हो रही है, तो हाथी दिवस कब होता है? तो 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या होता है? हाथी दिवस। हाथी दिवस की बात हो रही है, तो बताइएगा 25 सप्ताह कब मनाया जाता है? जो 25 सप्ताह है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे जितना याद आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। जो 25 सप्ताह है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एलिफेंट विलेज किस राज्य में बनाया गया है? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान के जयपुर में। पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान के जयपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोप 27 में किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? जो कोप 27 था उसमें किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, ये रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व मौसम संस्थान एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स, ये किसने रिपोर्ट जारी की है? WMO ने। कोप 27 भी आपके सिलेबस में है, तो उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप 27 से ही रिलेटेड, शर्म अल शेख मिस्र में इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड IRAF की घोषणा किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी याद कर लीजिएगा एकदम। शर्म अल शेख मिस्र में इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड IRF की घोषणा किसके द्वारा की गई है? कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, सिडरी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? सिडरी के द्वारा घोषणा की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट एक्सीलरेटर फंड IRAF की घोषणा CDRI के द्वारा की गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोप 27 शर्म अल शेख में इन अवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? इन अवर लाइफ टाइम, इस ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसकी शुरुआत भारत ने ही की है। इन अवर लाइफ टाइम की शुरुआत किसने की है? भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन को शर्म अल शेख मिस्र में कोप 27 में लोकल एडॉप्शन चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शर्म अल शेख जो मिस्र में कोप 27 हुआ था, उसमें किस संगठन को
लोकल एडॉप्शन चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो लोकल एडॉप्शन चैंपियंस पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र का एक संगठन है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्यों या यूटीज में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो कई ऐसे राज्य और यूटीज हैं भारत में जहां पर जो हमारी राष्ट्रीय वानिकी नीति में उल्लेख है कि राष्ट्रीय वन नीति में जो उल्लेख है कि 33% वनावरण होना चाहिए, 1/3, उसकी जो पूर्ति है वो कौन कौन से राज्य करते हैं? 28 जो राज्य हैं भारत के या यूटीज हैं, उसमें कौन से ऐसे हैं जो 33% से ज्यादा वनावरण रखते हैं? वो 17 राज्य और यूटीज है। इसमें राज्य भी शामिल है, इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। तो टोटल कितने? 17 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। चंद्रप्रभा किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा स्थित है चंदौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्र के शर्म अल शेख में कोप 27 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने जलवायु के लिए मैग्रोव गठबंधन MAC पर घोषणा की? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे शामिल किया है कि इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहाँ पे आप मैग्रोव गठबंधन देखेंगे वहां पे आपको भारत याद आ जाएगा, क्योंकि आपने मैग्रोव के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ रखी हैं भारत में। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो जलवायु के लिए मैग्रोव गठबंधन है, कोलिजन फॉर मैग्रोव है, ये भारत ने नहीं साइन किया है। ये किसने साइन किया है? ये संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने साइन किया है। किसने साइन किया है? UAE और इंडोनेशिया ने इसको साइन किया है। तो मैग्रोव गठबंधन किसने साइन किया है कोप 27 में? संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने इसे साइन किया है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? ये मुझे नया क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया है। कई लोगों को पता होगा, जिनको ना पता हो वो जान लें कि बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है, वहां पे प्रथम तितली उद्यान बनाया गया है। कहाँ पर? बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। बेंगलुरु में और कौन कौन से पाए जाते हैं? कुडेरमुख है, तुंगभद्रा है, अंसी है, दांडेली है, ये सब बेंगलुरु में राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये नया है, इसलिए मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान डाला है। जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को नहीं पता होंगे वो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। बाकी राष्ट्रीय उद्यान तो 106 हैं, वो उसमें से मोस्टली आपको याद हो चुके होंगे। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में और कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है, ये हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में और कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, लक्ष्मीबाई मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, और कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है। और तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगचंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? खगचंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारा सिक्किम में है। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा अलग हो सकता है आपके लिए कि खगचंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? खगचंद कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में और कौन सा है फेमस? वो सबको पता होगा, कंचनजंगा। अगर वो ना पूछा, ये पूछ लिया कि खगचंद राष्ट्रीय उद्यान का, तो शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा कि खगचंद राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में है। सिक्किम की बात हो रही है तो मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि जो मैंने शायद पहले टेस्ट पेपर में इसमें आपको कराया है कि पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। तो इसी से रिलेटेड करंट का एक क्वेश्चन है कि सिक्किम के साथ जैविक मतलब जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है? तो लद्दाख ने समझौता किया है। लद्दाख जो है वो सिक्किम के साथ एक समझौता कर रहा है कि आप हमें भी मतलब थोड़ी टेक्निक दीजिए, हम भी जैविक खेती और इसके प्रति आगे बढ़ें। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बाई चांस पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी का पहला डॉग पार्क कहाँ है? कुत्तों के लिए पार्क पहला कहाँ खोला गया है? यूपी का है, इसलिए मुझे लगा शायद इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। तो यूपी का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे जम्मू कश्मीर के जो घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इसी से रिलेटेड है, इसलिए मुझे याद आ गया, मर्ग। जम्मू कश्मीर के जो घास के मैदान हैं उनको मर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोमती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोमती वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? कहीं कहीं गोमती लिखा है, कहीं कहीं गुमटी लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं गुमटी लिखा है, कहीं गोमती लिखा है, तो ये इसका आंसर त्रिपुरा ही होगा। गोमती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में और क्या है? बिसन। बिसन वन्य जीव अभ्यारण्य भी त्रिपुरा में है, बिसन। और एक और बताइए आप, त्रिपुरा में और कौन सा है? क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड, ये भी त्रिपुरा में है। क्लाउडेड
क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान भी त्रिपुरा में है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा सारस क्रेन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? हम सभी को पता है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 6। उसमें विभिन्न जानवर शामिल किए गए हैं। जो अनुसूची 1 से लेकर 4 तक है उसके जानवरों का शिकार वर्जित है, लेकिन जो अनुसूची 5 है उसमें शामिल जानवरों का शिकार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो सारस क्रेन अभी चर्चा में रहा है उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस सूची में शामिल किया गया है? तो सारस क्रेन किसमें शामिल है? अनुसूची 4 में। सारस क्रेन किसमें शामिल है? अनुसूची 4 में। एक क्वेश्चन मैं आपने फर्स्ट पेपर में आपको बताया था कि आप लोग रिवाइज कीजिए, सांभर और स्पंज किसमें शामिल है। ये जो पहला सेट पेपर मैंने दिया है 50 क्वेश्चन का, उनमें ये क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। सांभर और स्पंज जो है वो अनुसूची 3 में शामिल है। हिमालयी भालू, हिम तेंदुआ, ये सब किसमें शामिल है? ये सब शामिल है अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। ये सब किसमें शामिल है? अनुसूची फर्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता पर कोप 15 की बैठक कहाँ हुई? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोप 15 पूछ रहा है, कोप 27 नहीं पूछ रहा है, कोप 26 नहीं पूछ रहा है, वो भी जैव विविधता पर पूछ रहा है। अंतर समझ में आई, अंतर करिएगा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर कोप की बैठक दोनों अलग अलग होती हैं। तो जैव विविधता पर कोप 15 की बैठक कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है, वैंकूवर में। वैंकूवर कनाडा में जैव विविधता पर बैठक हुई है। इन दोनों का अंतर याद रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन पर कोप की बैठकें अलग होती हैं, जैव विविधता पर कोप की बैठक कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरेली झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली का नाम हमने बहुत सी चीजों में सुना है, जैसे सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? पक्षी विहार गोवा में है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? गोवा। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है बरेली झील सलीम अली पक्षी विहार, तो कहाँ पर है? बिहार में। बरेली झील सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में इकलौता राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी तर्ज पर जो नेपाल में जिसको चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। यही आगे चलकर जो नेपाल में पहुंचता है, इसको चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, हो सकता है पूछा जाए। जो भी चीजें, हर चीज को लिखना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आप हर चीज लिख नहीं सकते। कोई सिलेबस जो होता है जीके का या इन्वायरमेंट, जो इसमें टॉपिक्स हैं, वो अनलिमिटेड होता है, किसी भी क्षेत्र को आप कवर नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। और एक क्वेश्चन आपको सेट पेपर में आपने कहीं मिला होगा, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि जन वन योजना किसने शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू की है, वो आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। मैं क्वेश्चन को 3-4 बार इसलिए पढ़ती हूँ, कई लोग कहेंगे कि आप टाइम वेस्ट करती हैं। जी नहीं, आप जितनी बार सुन रहे हैं क्वेश्चन, उतनी बार आपके दिमाग में जा रहा है, आपकी उतनी बार, जो कहते हैं ना, कोई चीज सुनने से ज्यादा याद हो जाती है। तो इसमें बिल्कुल इरिटेट मत होइएगा कि मैं एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर रही हूँ, या आपके भले के लिए। मेरी भी एनर्जी जा रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करके कुछ मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो जाए। वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम है। आपको भारतीय वन अधिनियम 1927 पता है, आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 पता है, आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पता है, लेकिन वन पक्षी संरक्षण अधिनियम कई लोगों को नहीं पता होगा कि 1887 में सबसे पहले ही, देखिए, ये आया है। पक्षियों का संरक्षण बहुत पहले शुरू हो गया है, थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लीजिए कि 1887 में पक्षी संरक्षण अधिनियम आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि अभी तक आपने प्रोजेक्ट एलिफेंट ही पढ़ा है, या प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में ही पढ़ा है। तो ऑल इंडिया प्रिजर्वेशन एक्ट ये अलग है। ऑल इंडिया प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, 1879, ये याद रखिएगा, ये काफी पहले आ गया था। ऑल इंडिया मतलब हाथियों के संरक्षण का जो अधिनियम था, वो बहुत पहले आ गया था। कब? 1879 में। ये आप कंफ्यूज हो सकते थे, और मतलब कई बच्चों को तो क्लियर होगा कि ऑल इंडिया प्रिजर्वेशन एक्ट 1879 में है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ डाला है कि आपको एक बार गौर कीजिए इस पे कि ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब शामिल हुआ है? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम राइनोसेरेस प्रोजेक्ट। असम राइनोसेरेस
प्रिजर्वेशन एक्ट कब आया है? असम के जो गेंडे हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए एक्ट कब आया है? तो 1954, 1954 में असम के लिए राइनोसेरस के लिए प्रोजेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग मार्क एक्ट कब लागू हुआ? एग मार्क आपको पता होगा, गुणवत्ता आश्वासन मुहर होती है, मतलब कोई किसी चीज की क्वालिटी जांच करने के लिए। तो एग मार्क एक्ट कब लागू हुआ? तो एग मार्क एक्ट कब लागू हुआ है? 1937 में, 1937 में। कब लागू हुआ है? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन प्रमाणन की शुरुआत कब मानी जाती है? जो वन प्रमाणन आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, तो इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि वन प्रमाणन की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई? पृथ्वी सम्मेलन 1992। फर्स्ट वीडियो था उसमें शायद मैंने क्योटो प्रोटोकॉल 1992 बता दिया था। एक्चुअली वो स्लिप ऑफ टंग था, मैं बोलते बोलते मेरे मतलब दिमाग में चल रहा था। क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 ही है, पृथ्वी सम्मेलन सोच के मैंने वहां पे दिमाग में 1992 बोल दिया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, वन प्रमाणन की शुरुआत हुई है वो 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई है, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वन प्रमाणन होता क्या है? मतलब अगर मैं बेसिक बेसिक आपसे पूछ लूं कि वन प्रमाणन आपने पढ़ लिया होगा, वन प्रमाणन मतलब कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो वन प्रमाणन करती हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे, आपके टॉपिक का चैप्टर है वन प्रमाणन क्या होता है, तो वन प्रमाणन है क्या? मतलब बहुत ही सरल शब्दों में मैं ये समझाऊं कि एक तरह का प्रमाणन दिया जाता है वनों को, इसलिए क्योंकि उनकी जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो उनकी वैल्यू वो बढ़ जाए। मतलब इसका ये मतलब होता है कि जो आपने अपने वन से जो उत्पादित चीजें हैं, वन से जो आपने फर्नीचर बनाया है, वन से जो आपने चीजें एकत्रित की हैं, वो सारी सतत प्रबंधन, वनों के सतत प्रबंधन से आ रही हैं। जब एक टैग मिल जाता है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ये होता है वन प्रमाणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन प्रमाणन की संस्था फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल की स्थापना कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, इसको बोलते हैं एफएससी। इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1994। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है एफएससी। ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन प्रमाणन प्रमाणन सर्टिफिकेट प्रदान करती है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 से। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब वन प्रमाणन की बात की गई 1992 में, तो 2 साल बाद क्या आ गया? फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल एफएससी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वनों का प्रमाणीकरण करने वाली संस्था एनसीसीएफ का गठन कब किया गया? जो एफएससी थी वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, लेकिन भारत की जो एनसीसीएफ है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन प्रदान करती है। इसका गठन कब किया गया एनसीसीएफ का? तो 2015 में। इसका गठन कब किया गया? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परसेंटेज में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य। आपको अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम पूछती तो उसका आंसर बहुत से बच्चों को पता होता कि हरियाणा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ पर है? हरियाणा में है। कितने हैं? मैं आपसे पूछ लूं कि हैं कितने? ये तो पता होगा कि सबको सबसे कम है, लेकिन कितने हैं? 1603 किलोमीटर। ये हरियाणा में सबसे कम वन है। उसके बाद पंजाब आता है 1849 किलोमीटर करके। तो परसेंटेज में अगर आपसे पूछे सबसे कम किस में है, तो लद्दाख, लद्दाख में सबसे कम है परसेंटेज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपको पता होगा जो 2023 है वो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है। तो मोटा अनाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो साल चल रहा है वही मोटे अनाज का साल चल रहा है। तो मोटे अनाज का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्होंने मोटा अनाज का वर्ष पढ़ा है 2018, तो मैं वहां उनका कंफ्यूजन दूर कर देना चाहती हूँ कि जो 2018 में है वो राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है, लेकिन जो 2023 है वो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया। जो बांस है, बांस क्यों चर्चा में? क्योंकि इसको वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। कब बाहर किया गया? किस अधिनियम से बाहर किया गया? तो जो वन्य जीव संरक्षण 1972 था, इसका 1972 के अधिनियम में जो चौथा संशोधन हुआ 2017 में, उससे इसको वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। जो 1972 का अधिनियम है, जो 1972 का अधिनियम है वो 4 बार संशोधित किया जा चुका है। 2002 में संशोधित हुआ है, 2006 में संशोधित हुआ है, 2017 में संशोधित हुआ है और 1991 में संशोधित हुआ है। जो लास्ट का संशोधन है 2017, उसमें बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2006 में। कब प्रारंभ किया गया? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम?
बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग पूछे तो उसका आंसर अलग है, बायो के साथ लॉजिकल लग जाए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पूछे तो उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, आर एफ डासमान ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जैव विविधता अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है, जैव विविधता अधिनियम 2002, आपने पढ़ा होगा जो जैव विविधता अधिनियम में 2002, इसी के तहत चेन्नई में 2003 में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। और पूछ रहा है कि जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसका गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत किया गया है, तो धारा कौन सी है, धारा 22 है, ये आपको याद रखना है। वैसे जैव विविधता अधिनियम 2002 की कोई धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो सारी धाराएं याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CO2 को समुद्र में स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये देखिए डेनमार्क जो है वो बहुत सी ऐसी योजनाएं लाता रहता है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली, तो समुद्र को स्टोर करने वाला देश कौन सा बन गया है, हमारा डेनमार्क बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, यूपी में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में। मैं आपसे पूछूं पक्षी विहार कितने हैं, तो पक्षी विहार यूपी में कितने हैं, 14 पक्षी विहार है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और 3 टाइगर रिजर्व है। ये आपको याद रखेगा, यूपी की जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। नोंग खिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पाया जाता है, मेघालय में, किसमें पाया जाता है, मेघालय में। नोंग खिलेम, ये अलग नाम था इसलिए मैंने यहाँ शामिल कर दिया। नोंग खिलोम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में पाया जाता है। एक मुझे और याद आ रहा है, खोनोमा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, खोनोमा पक्षी अभ्यारण्य भी मेघालय में पाया जाता, नहीं नागालैंड में, सॉरी, खोनोमा पक्षी अभ्यारण्य नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया राइनो विजन 2020 कब शुरू हुआ, इंडिया राइनो विजन 2020, यहाँ पे 2020 लिखा है तो कई बच्चे हो सकता है इसका आंसर 2020 लगा दे, लेकिन ये काफी पहले शुरू कर दिया गया था 2005 में। इंडिया राइनो विजन कब शामिल कर दिया गया था, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांजी नाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में आपने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए होंगे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, और तो लेकिन कांजीनाग मुझे लगा कि आप सबने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया है। कांजीनाग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है, जो जटायु है, दूसरे शब्दों में आपसे पूछ सकता है कि जटायु संरक्षण केंद्र, गिद्ध को जटायु भी कहते हैं, जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो पंजौर में, हरियाणा के पंजौर जिले में जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में कितने देश शामिल हैं, ये जो है आपका वन्य जीव संरक्षण योजना, वन्य जीव की जो योजनाएं हैं 3, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में कितने देश शामिल है, 19 देश शामिल है, कितने देश शामिल है, 19 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कितने वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, तो 7 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जेफ में कितने देश शामिल है, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, यहाँ पे ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है GP, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जेफ में पूछेगा तो ज्यादा देश शामिल है, 183, ये याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में कितने देश शामिल है, 183। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है आपके, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1883 में हुई है। जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है वो बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी और हरियाणा सरकार ने मिलकर शुरू की थी, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो डॉकूचेव जो है ये मृदा विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा मृदा कितनी प्रकार की भारत में पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। सबसे जो उपजाऊ है वो है हमारी जलोढ़ मृदा, और लेटेराइट मिट्टी में काजू और इन सब की, काजू
चाय, कॉफ़ी इन सब की खेती होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी जो है उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता तो सबसे कम होती है, लेकिन जल धारण करने की क्षमता वो अधिक होती है। दोनों क्वेश्चन में बहुत बारीक अंतर है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जल ग्रहण करना, जल को खींचना और जल को अपने में बनाए रखना, दोनों चीज़ें अलग हैं। आई होप आपको आज से क्लियर हो जाएगा। वो जल को अपने अंदर काफ़ी देर तक बनाए रखती है, जल धारण क्षमता ज़्यादा है, जल अवशोषित करने की क्षमता सबसे कम है काली मिट्टी में। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएपी में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? जो डीएपी है उर्वरक जो हम लोग यूज करते हैं कृषि में, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो 18%। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 18%। एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में 43 से 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, किगाली समझौते के तहत भारत किस वर्ष तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की खपत को स्थिर कर देगा? तो कब तक स्थिर कर देगा? 2028 तक। कब तक स्थिर कर देगा? 2028 तक। किगाली समझौते के बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कब लागू हुआ, तो आप लोग प्लीज उसका आंसर दीजिएगा कि किगाली समझौता कब लागू हुआ। तो आप लोग बताइएगा, किगाली समझौते के तहत एचएफसी की खपत को कब तक भारत स्थिर कर देगा? 2028 तक। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और जैसे भी लगे हो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये वो क्वेश्चन में शामिल करती हूँ जो मोस्टली आपको ना पता हो, क्योंकि जो आपको पता है उसका रिवीजन करा करा के क्या ही फायदा है, क्योंकि वो आपको याद हो चुके हैं अब तक इजी क्वेश्चन। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ वो क्वेश्चन ढूंढ के लाऊं आपके लिए जिसका आंसर आपको ना पता हो, वो आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए खत्म, समाप्त करते हैं यहाँ पर वीडियो को। थैंक यू।